हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर 9th क्लास के लिए सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेम से ही पता चल रहा है रेवोल्यूशन मीन्स विद्रोह। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज़ के लिए, किसी सही काम के लिए अपनी जो इच्छा है उनकी, उसको पूरा करने के लिए विद्रोह करते हैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, तो हम उसे कहते हैं कि रेवोल्यूशन है ये। तो ऐसे ही कुछ हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी। फ्रांस में ये रेवोल्यूशन हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ, किन किन लोगों ने इसको किया, रेवोल्यूशन में कौन कौन पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने क्या चेंजेस लेके आए, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में कवर अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड इन 1789। 1789 में ये स्टार्ट हुआ था पहली बार, यानी कि 18th सेंचुरी और का टाइम था, तब ये स्टार्ट होना शुरू हो गया था। बेसिकली इसको मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों ने स्टार्ट किया था, ताकि वो जो अपर क्लास के लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं या उनके साथ जो भी इनइक्वालिटी हो रही है, उनको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया था। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट थी तब। वहाँ पे फ्रांस में मोनार्की थी तब। मोनार्की मीन्स जब राजा महाराजाओं का शासन होता है, उसे हम मोनार्की कहते हैं। तो ऐसा सिस्टम था कि राजा लोग होते थे, फिर वो अपना राज्य जो है अपने बच्चों को दे देते थे, इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। तो लोग ऐसा हो, इस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो राजा लोग थे वो अपनी मर्जी से ही डिसीजंस ले लेते थे। उन्होंने बिल्कुल भी राय नहीं लेनी होती थी। जो आम लोग होते थे, कॉमन पीपल होते थे, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था। उनके ऊपर टैक्स भी लगाए जाते थे और उनको थोड़ा एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, जिस वजह से वो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने आवाज़ उठाई और ये रिवोल्यूशन किया। और ये एक्चुअली 14 जुलाई 1789 को ये जो रेवोल्यूशन था वो खुलकर सामने आ गया था। और ये बेसिकली रीजंस थे 3: लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। लिबर्टी मीन्स कि आज़ादी एक तरह से, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को बनाने के लिए, और इक्वालिटी मीन्स समानता के अधिकार सभी को मिले। इन चीज़ों के लिए ये रेवोल्यूशन, जो हमने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, वो इसलिए हुआ था। इसके बाद है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि किन किन वजहों से ये रेवोल्यूशन हुआ, क्या रीजंस रहे। 3 तरह के कॉजेज थे। सोशल कॉजेज थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज थे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में एक्चुअली जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 क्लासेस बनाई हुई थी। सबसे 3 एस्टेट्स थी वो। हर जो क्लास थी उसको एस्टेट बोला जाता था। तो तीनों एस्टेट में सबसे पहले थे क्लर्जी, फिर नोबिलिटी और लास्ट में थे कॉमन पीपल। क्लर्जी होते थे वो लोग जो चर्च से रिलेटेड थे, जैसे फादर होते हैं चर्च के, वैसे चर्च और चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो क्लर्जी थे। उसके बाद है नोबिलिटी। नोबिलिटी सारे वो लोग जो राजा के मंत्री या हाई पोस्ट पे, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी जिनके पास, वो सारे नोबिलिटी थे। और लास्ट थे कॉमनर्स। कॉमनर्स में सारे बिग बिजनेसमैन और बहुत सारे लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, वो सारे जो थे वो कॉमन थे, कॉमन पीपल थे। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थी उनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था उस टाइम पे। सिर्फ कॉमन जो थे, कॉमनर्स थे, थर्ड एस्टेट के लोग थे, सिर्फ उसी थर्ड एस्टेट को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था। और जो लोग टैक्स पे करते थे उनको ही वोटिंग राइट्स थे या फिर उनको ही कुछ पावर्स दी हुई थी। बाकी किसी भी को भी, चाहे वो विमेन है या फिर जो पीजेंट थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, उनको कोई पावर्स नहीं दी हुई थी। तो जो लोगों को जो प्रिविलेजेस मिल रही थी वो बाय बर्थ ही थी उनको। जैसे जो क्लर्जी की फैमिलीज
के लोग थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स, आगे उनके बच्चे, उनको वो सारे राइट्स मिलते थे। उनको कभी टैक्स नहीं पे करना था, वेदर उनकी इनकम ज़्यादा है या कम है ये मैटर ही नहीं करता था। उसके बाद जो नोबिलिटी थे उनको भी टैक्स नहीं पे करना होता था, उनको भी बाय बर्थ जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। लेकिन जो कॉमन पीपल था सबसे ज़्यादा वही पिस रहा था, उन्हीं को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था। 2 तरह के टैक्सेस पे करते थे वो लोग, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस होते थे। ये जो है इसे बोलते हैं हम टाइल, ये है डायरेक्ट टैक्स पेड बाय कॉमन पीपल। और ये है टिथ, ये जो चर्च के लोग पीजेंट से टैक्स लेते थे, उनकी प्रॉपर्टी का जो भी टैक्स बनता था वो लेते थे, वो आते थे इसमें। इसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज कौन से थे, मीन्स की मनी से रिलेटेड कॉजेज कौन से थे। सबसे पहले है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इस टर्म को मैं लास्ट में एक बार इस इकोनॉमिक कॉजेज के लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वैसे इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे खाना लेने के लिए, हंगर से उनको बहुत परेशानी देखनी पड़ रही थी, वो उस तरह का क्राइसिस था। लोगों के पास फूड अवेलेबल नहीं था। तो उसका पहला रीज़न था कि पॉपुलेशन जो थी वो 23 मिलियन थी 1715 में, जो कि 1789 में बढ़ के हो गई थी 28 मिलियन। उसके बाद है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो फूड की डिमांड, कंजम्पशन भी बढ़ रही थी। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ रहा था, इसलिए प्राइसेस बढ़ने लग गए। लोगों के पास इतने काम नहीं थे, वो वर्कशॉप्स में छोटी मोटी किसी बेकरी शॉप पे या कहीं पे लगे होते थे, जॉब कर रहे होते थे, तो उनको वेजेस बढ़ाए नहीं जाते थे और उनके वेजेस कम होने की वजह से वो खाना भी नहीं खरीद पाते थे। और दूसरा एक और सबसे बड़ा रीज़न था, कई बार क्या होता था ड्रॉट हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, या फिर हेल की वजह से उनकी सारी जो क्रॉप्स होती थी वो खराब हो जाती थी, जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि लोगों को सब्सिस्टेंस क्राइसिस फेस करना पड़ा। अब है पॉलिटिकल कॉजेस। बहुत सारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से संबंधित बहुत सारे कॉजेस थे जिनकी वजह से ये जो रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें वहाँ पे फ्रांस में उस टाइम 1774 में लुइस 16 के हाथ में सारी पावर आई। जैसे कि इनहेरिट होता था सब कुछ, वैसे ही उसको सारी पावर्स उसने इनहेरिट करी अपने एंसेस्टर्स से। उसके बाद जब उसको पावर्स मिली तब उसने देखा कि टर्शरी जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, वो ख़त्म हुई पड़ी थी, खजाने में कुछ नहीं था। ऊपर से उनके खर्चे ज़्यादा होते थे, वो एक्स्ट्रावेगेंट उनके एक्सपेंसेस, वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत मनी इन चीज़ों पे स्पेंड करती थी। मोर ओवर लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज थे वो इस वजह से भी जा रहे थे क्योंकि वो बहुत सारी, जो फ्रांस था वो बहुत सारी वॉर्स में इंडल्ज था। अब यहाँ पे वॉर्स जो हैं वो उनकी कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ अपनी दुश्मनी निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये वॉर्स अमेरिका की फेवर में करी। ब्रिटेन और अमेरिकन कंट्रीज़ जो ऐसी थी जो और कंट्रीज़ में जाके अपनी कॉलोनीज़ बनाती होती थी। जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी और बहुत सालों तक राज किया था यहाँ पे, वैसे ही कॉलोनीज़ बनाई जाती थी। तो उन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस देने के लिए ये वॉर्स जो था सिर्फ एक अपनी दुश्मनी निभाने के लिए ये वॉर्स की जा रही थी, जिससे सारे रिसोर्सेज जो थे वो ड्रेन्ड हो रहे थे, वो बेकार जा रहे थे और लोगों को क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था। और इस वजह से इन सारे एक्सपेंसेस को देखते हुए जो किंग था उसने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज करने का फैसला कर लिया और लोगों की राय भी नहीं पूछी गई। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास क्या कर रही थी, कैसे ग्रो कर रही थी, क्योंकि मिडिल क्लास में सिर्फ बहुत ही पुअर लोग नहीं थे,
यानी कि पीजेंट्स और लेबरर्स नहीं थे, बल्कि बिग बिजनेसमैन जो ओवरसीज ट्रेडिंग करते हैं, जो करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो कुछ प्रोफेशनल्स थे जैसे लॉयर थे या कोई ऑफिशियल्स थे, तो वो लोग भी थे। तो इसलिए तो उनके माइंड में ये चल रहा था कि हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई सोशल ग्रुप्स बनाने शुरू करें, जो कि पहले नहीं बनते होते थे क्योंकि वहाँ पे मोनार्की होती थी। अब ये सोशल ग्रुप्स बनेंगे, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हुई कि सोशल ग्रुप्स बनने चाहिए। कुछ फिलोसफर्स के आइडियाज़ को लेके उनकी इंस्पिरेशनल थ्योरीज को पढ़कर ये तय किया गया कि सोशल ग्रुप्स जो हैं वो लोगों को इकट्ठा करें। लोगों के लिए विषय बन गया था बात करने का। लोग सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, कॉफ़ी शॉप्स पे, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह यही चर्चा चल रही थी कि किस तरह से सोशल ग्रुप्स को बनाया जाए और आगे इसको रिप्रेजेंट किया जाए, कंट्री को, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सोशल ग्रुप्स बनाए जाए। अब जो कौन कौन से वो फिलोसफर्स थे जिनसे इंस्पिरेशन लोगों को मिल रहा था, उनकी कौन सी बुक्स थी? जॉन लॉक थे, उनकी बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक लिखी थी उन्होंने, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जीन जैक्विस रोशो, उनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मोंटेस्क्यू थे, उनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ द लॉस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लुई 16 के जो एक्सपेंसेस थे बहुत ज़्यादा थे और उसके ट्रेजरी में कुछ भी नहीं था, उनका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। तो उस वजह से लुई 16 ने एक असेंबली रखी ताकि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। 5 मई को ये किया गया, असेंबली बुलाई गई। उस असेंबली में फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के लोगों को बुलाया गया ताकि वो डिसीजन ले सकें और टैक्स को इंक्रीज कर सके। तो जो फर्स्ट एस्टेट थी उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और जो सेकेंड एस्टेट थी उनके भी 300 ही रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे असेंबल हुए। लेकिन जो थर्ड एस्टेट थी यानी कॉमनर्स की, वो ज़्यादा लोग थे, इसलिए वो लोग थे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हुए वो 600 हो गए थे। तो उस टाइम पे क्या उनका एक प्रिंसिपल था कि ईच एस्टेट हैड 1 वोट। मतलब कि मान लीजिए एक जो फर्स्ट एस्टेट है उसमें चाहे जितने मर्जी मेंबर्स हैं, कम या ज़्यादा, उनकी एक ही वोट होएगी। और जो सेकेंड एस्टेट थी उनके लिए भी एक ही वोट होगी, चाहे उसमें जितने मर्जी मेंबर्स हैं। ऐसा ही थर्ड एस्टेट के लिए था, चाहे उसमें जितने मर्जी मेंबर्स हैं उनकी एक वोट काउंट होनी थी। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो चाहते थे, उन्होंने राजा से कहा कि हम ज़्यादा हैं और हमारी इंडिविजुअल वोट होनी चाहिए, हमारी वोट इस तरह से काउंट नहीं करनी चाहिए। और इसलिए उनको एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा था। तो फिर उन्होंने इसके लिए इस चीज़ को से नाराज़ होकर वो बाहर चले गए, वो असेंबली से उठकर चले गए और उन्होंने बाहर जाकर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा। और इवन उन्होंने जो रेवोल्यूशन का आउटब्रेक था वो तभी हुआ था, यानी कि ये वो टाइम था जब एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। 5 मई को वो बाहर आ गए थे असेंबली से निकल के। फिर उन्होंने 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट में वो गए। वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाएंगे जिससे जो मोनार्क की पावर्स हैं, मोनार्की की जो पावर्स हैं उनको लिमिट कर दिया जाएगा, यानी कि राजा के पास जितनी शक्तियां हैं उनको कम कर दिया जाएगा। और मोनार्की और जो वो अपनी डिमांड्स रखना चाहते हैं, जैसे इक्वालिटी है, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को वो पाना चाहते थे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आधा चैप्टर हो चुका है, इसमें काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होएगी उसमें हम आई विल ट्राई कि आपका सारा जो बाकी का चैप्टर है उसको कंपाइल कर दिया जाए नेक्स्ट एक ही वीडियो में। सो आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।
सो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।